हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आज बात करने वाले हैं जो सीटेट की न्यू सिलेबस है जो कि 20 अगस्त को होने वाली है, जो एग्ज़ाम सीटेट का। उसमें जो हिंदी की सिलेबस है, सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इसको एक एक अध्याय को इसके अंतर्गत डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हमने एक एक टॉपिक पे अच्छे से कवर करेंगे हम फ्रेंड्स, और टारगेट हमारी रहेगी कि 130 प्लस करें एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो पेडागोजी की सेक्शंस होती हैं, इसमें इसके अंतर्गत कुछ प्रमुख अध्याय हैं, इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। ये हिंदी की सिलेबस है। सबसे पहले हम किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने से पहले हमें सिलेबस की जानकारी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। सिलेबस जानने का मतलब कि हम कम से कम 50% जो है हम उसके बारे में समझ में आ जाती है, हम जान जाते हैं। तो आइए यहाँ पे हम बात करते हैं कि सबसे पहले इसके अध्याय कौन कौन से आते हैं पेडागोजी के अंदर हिंदी में। तो सबसे है यहाँ पे कि अधिगम एवं अर्जन, यहाँ पे ये है। और दूसरा है यहाँ पे भाषा शिक्षण के सिद्धांत। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। उसके बाद से यहाँ है कि भाषा शिक्षण के सिद्धांत, ये भी है। बोलने एवं सुनने की भूमिका, ये भी है। भाषा विविधता, भाषा जो कौशल होती है जो वो निदानात्मक परीक्षण, और यहाँ पे उपचारात्मक परीक्षण, और जो TLM है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये यहाँ पे टोटल कुल मिला जुला के यहाँ पे है फ्रेंड्स कि अधिगम एवं अर्जन, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, बोलने एवं सुनने की जो भूमिका होती है वो, भाषा विविधता, भाषा जो कौशल है हमारे भाषा कौशल जो है, निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण और TLM, ये हमारे पेडागोजी सेक्शंस होते हैं। इसमें से जो कि अच्छे से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। अब हम इसमें से नेक्स्ट अब बात करते हैं कि इसमें और यहाँ पे क्या आता है भाषा शिक्षण की विधियाँ में। तो वो तो पेडागोजी के सेक्शंस हैं जिसमें जी की आए। अब बी पार्ट जो है वो भाषा शिक्षण की विधियाँ हैं। तो भाषा शिक्षण की विधियाँ में सबसे पहला यहाँ पे निगमन विधि है, आगमन विधि, प्रयोग विधि, भाषा संसर्ग विधि, प्रत्यक्ष विधि और खेल विधि। इतने हमारी भाषा शिक्षण की विधियाँ हैं जो कि सीटेट इनसे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रश्न बनते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिंदी के पेडागोजी सॉल्व करने के लिए। ये जो पेडागोजी के कुछ अध्याय हैं ये हमने लिया, और ये शिक्षण जो कि उसमें पेडागोजी और शिक्षण दोनों ही पूछे जाते हैं। और हिंदी में भी जो 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें कि कम से कम 15 से 20 क्वेश्चंस तो हमारे जो है भाषा शिक्षण से ही लिए जाते हैं। उसके बाद से पेडागोजी भी क्वेश्चंस रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसीलिए हमको शिक्षण और पेडागोजी दोनों पे ही अच्छे से फोकस करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने एक एक टॉपिक को अलग से हम वीडियो बनाएंगे फ्रेंड्स, और हम कवर करते जाएंगे ताकि हमें एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ है जो अधिगम एवं अर्जन, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर भाषा शिक्षण के सिद्धांत हम पढ़ेंगे, फिर बोलने एवं सुनने की भूमिका पढ़ेंगे। ऐसे ही करके हम पूरे टॉपिक को एक एक करके क्लियर करने वाले हैं। तो अब हम आते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आता है फ्रेंड्स की भाषा अधिगम एवं अर्जन। इसके बारे में हम जान लेते हैं कि भाषा अधिगम क्या है और भाषा अर्जन क्या है। तो सबसे पहले हम भाषा अर्जन के बारे में जान लेते हैं कि भाषा अर्जन क्या होती है। तो भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चा अपने आसपास के वातावरण, परिवार में रहकर भाषा को सीखते हैं। कहने का मतलब कि जो भाषा अर्जन होती है वो हम आसानी से सीख लेते हैं। उसमें हमें किसी भी अलग से TLM की ज़रूरत नहीं होती है, किसी भी स्रोत की ज़रूरत नहीं होती है। ये चीज़ें हम अपने परिवार में, अपने आसपास पड़ोस, अपने दोस्तों के साथ और अपने वातावरण में ही रह करके हम अर्जित करते हैं। ये प्राकृतिक होती है, ये स्वतः ही अर्जित होती है फ्रेंड्स, इसीलिए हम भाषा अर्जन इसको कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को भाषा अर्जन समझ में आया होगा कि भाषा अर्जन हम किसे कहते हैं। अब आते हैं यहाँ पे हम कि वह दूसरों का अनुकरण, जो इमिटेशन होता है वो करके भाषा को सीखता है। जो बालक होता है वो, जो परिवार होती है, जो समाज होता है, जो वातावरण होता है, उसमें रह करके वो अनुकरण करके सीखता है। कहने का मतलब कि जो घर में, परिवार में जो जैसे हम करेंगे, बालक जो है बच्चा वही देख करके
अनुकरण करके बच्चा सीखता है, ये भाषा अर्जन में होती है। बातें हैं, यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, यह नेचुरल प्रोसेस है, इसके लिए कोई औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक होती है। ये नहीं कि इसके लिए हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है या फिर कठिन होता है, जटिल होता है, ऐसा नहीं है। ये भाषा अर्जन की जो प्रक्रिया होती है वो सहज होती है और स्वाभाविक, अपने आप ही हम सीख जाते हैं। ये अनुकरण के द्वारा सीखते हैं और परिवार में सीखते हैं, अपने वातावरण में सीखते हैं, तो ये भाषा अर्जन होता है। इसमें किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती, शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती है, न ही किसी स्रोत की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो है भाषा अर्जन में हमने यहाँ जाना कि इसमें किसी व्याकरण, कोई भी व्याकरण पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें किसी शिक्षक की भी आवश्यकता नहीं होती है, न ही किसी स्रोत, कहने का मतलब कि कोई बुक हुआ, कोई ट्यूशन हुआ, मतलब कोई किसी भी स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है हमें भाषा अर्जन में। नेक्स्ट पॉइंट है कि भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व परिवार व समाज का होता है, इसीलिए ये भाषा अनौपचारिक परिवेश, जो इन्फॉर्मल जो इन्वायरमेंट होता है उनमें अनजाने में ही सीख ली जाती है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे जो भाषा अर्जन है इसमें सर्वाधिक महत्व परिवार और समाज का होता है। इसमें हम स्वतः ही अर्जित करके सीखते हैं, अर्जित मतलब कि हम स्वतः ही उसको अनुकरण करके सीखते हैं भाषा अर्जन को। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कि यह एक प्रकार से मातृभाषा, जो मदर टंग है या क्षेत्रीय भाषा होती है। तो जो ये भाषा अर्जन होता है यह एक प्रकार की क्या होती है, मातृभाषा होती है। और मातृभाषा को हमें बहुत महत्व देना चाहिए फ्रेंड्स। मातृभाषा के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे हर साल सीटेट क्वेश्चन यहाँ से पुटअप करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं कि मातृभाषा, अब इसमें यहाँ पढ़ लेते हैं कि मातृभाषा क्या है। कि NEP जो होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में, और NCF नेशनल करिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क जो 2005 द्वारा सबसे महत्वपूर्ण भाषा मातृभाषा है। ये NEP और NCF दोनों ने ही सबसे महत्वपूर्ण भाषा मातृभाषा को माना है, जो कि हम अर्जन के द्वारा ही सीखते हैं, अपने घर में सीखते हैं अपनी मातृभाषा। इसी के द्वारा बच्चों को हम कुछ भी सिखा सकते हैं, इसीलिए इन्होंने NEP और NCF ने सबसे महत्वपूर्ण भाषा मातृभाषा को माना। अब आते हैं यहाँ की NEP 2020 और RTE राइट टू एजुकेशन 2009 के अनुसार क्लास 8वीं तक की मातृभाषा में शिक्षण देना चाहिए। जो क्लास 8 तक के बच्चे होते हैं उनको जो है हमें मातृभाषा में ही शिक्षा देना चाहिए। ये NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और RTE राइट टू एजुकेशन 2009 के अनुसार इसके तहत इन्होंने सारी चीज़ें बताए हैं। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है और हमने यहाँ पे मार्क भी किया है कि इस यहाँ से क्वेश्चन सीटेट में कई बार पूछे हुए हैं। कहने का मतलब कि हर साल श्योर है कि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, बिना बने रह नहीं सकता है सीटेट, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि मातृभाषा को हमेशा रिसोर्स संसाधन के रूप में देखना चाहिए, न कि समस्या के रूप में। अगर बालक अपनी मातृभाषा के द्वारा अगर क्लास में जाता है तो उसको हमें ये नहीं कि इग्नोर करें या फिर उसको हम ऐसे करें कि ये मातृभाषा बोल रहा है या फिर मातृभाषा बच्चा जानता है, तो इसे कोई समस्या के रूप में हम नहीं लेते हैं, इसे हम संसाधन के रूप में देखना चाहिए, समस्या के रूप में नहीं देखना चाहिए। और मातृभाषा के द्वारा ही हमें बच्चे को, बालक को शिक्षा देना चाहिए। अब आते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि जो मातृभाषा में ज़्यादा से ज़्यादा विचारों की अभिव्यक्ति होती है, क्योंकि मातृभाषा बच्चा अपने परिवार में, अपने वातावरण में, अपने आसपास रह करके अच्छे से अपनी मातृभाषा को वो जानता है, तो वो अपनी अभिव्यक्ति को, जो अपनी उसे जो कहना होता है, वो बात को, अपने विचार को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से वो कह सकता है, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है मातृभाषा में। इसलिए हम मातृभाषा को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट यहाँ पे कि मातृभाषा दूसरी भाषा को सीखने में हेल्प करती है।
मातृभाषा दूसरी भाषा को सीखने में हेल्प करती है। यहाँ पे है कि जो मातृभाषा है वो दूसरी भाषा को सीखने में हेल्प करती है, बाधा नहीं डालती है। मातृभाषा को सीमित नहीं रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए मातृभाषा को, ताकि बालक का जो है मनोबल बढ़े। उसके मनोबल को कम नहीं करना चाहिए, उसे प्रोत्साहन देना चाहिए। अब यहाँ पे हम आते हैं फ्रेंड्स की मातृभाषा और भाषा जो हम अर्जन था वो हमने अच्छे से समझ लिया है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि भाषा अधिगम क्या है। भाषा अधिगम के बारे में बात करते हैं तो इसमें औपचारिक संसाधनों, जो फॉर्मल रिसोर्स का प्रयोग किया जाता है, इसमें औपचारिक संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो भाषा अधिगम होती है इसमें नियम, शिक्षक, किताब, व्याकरण आदि का प्रयोग किया जाता है। इसमें कहने का मतलब कि हमें बहुत सारी चीज़ों की प्रयोग की जाती है और इसमें हमें मेहनत करना पड़ता है। ये भाषा अधिगम है। अब आते हैं यहाँ पे कि जो इसमें इसे द्वितीय भाषा, सेकंड लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट पॉइंट है कि भाषा अधिगम विद्यालय में प्रारंभ होता है। ये जो भाषा अधिगम है ये हम विद्यालय में ही जाकर के सीखते हैं, ये हम घर पे नहीं सीखते हैं फ्रेंड्स। अर्जन की तरह नहीं है, भाषा अधिगम हम विद्यालय में जाके सीखते हैं। और इसमें भाषा अधिगम में बच्चों को प्रयास, जो इफ़ोर्ट करना पड़ता है, इसमें प्रयास करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, तो हमें भाषा अधिगम हम सीख पाते हैं भाषा अधिगम। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि भाषा अधिगम में शिक्षक, विद्यालय, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें, शिक्षण पद्धतियों आदि की भूमिका रहती है। तो यहाँ पे जो भाषा अधिगम है इसमें हमें शिक्षक की भी ज़रूरत पड़ती है, विद्यालय की भी ज़रूरत पड़ती है, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें, शिक्षण पद्धतियों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके द्वारा हम भाषा अधिगम को सीखते हैं। लेकिन भाषा अर्जन में हमें ये इन सारे किसी भी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फ्रेंड्स आई होप कि जो भाषा अधिगम और भाषा अर्जन और मातृभाषा, ये तीनों चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम कुछ जो इम्पोर्टेंट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस यहाँ से बने हुए थे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि भाषा अधिगम और अर्जन के बारे में कौन सा सही नहीं है। यहाँ है कि यदि अवसर और परिवेश दिया जाए तो सभी बच्चे अनेक भाषाएं सीख सकते हैं। तो जी बिल्कुल, अगर अवसर दिया जाए तो परिवेश दिया जाए तो सभी बच्चे अनेक भाषाएं सीख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। प्रथम भाषा दूसरी भाषा के अधिगम में व्यवधान डालती है, यही फ्रेंड्स जो है गलत है, ये व्यवधान नहीं डालती है। यहाँ पे निगेटिव क्वेश्चन पूछा है। तो फ्रेंड्स अगर एक बात यहाँ पे हम और आपको बता दे रहे हैं कि अगर एग्ज़ाम में ऐसे निगेटिव क्वेश्चंस अगर पूछता है तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए कि जो निगेटिव क्वेश्चंस है इसके नीचे सबसे पहले हमें अंडरलाइन कर लेना चाहिए, ताकि ऐसा हो कि हमें समझ में आए कि क्वेश्चंस क्या है। पहले तो हमें क्वेश्चन सही ठीक से पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन तब तक समझ में नहीं आएगा, हम कोई भी आंसर उसमें हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कोई भी उत्तर नहीं दे पाएंगे जब तक कि हम क्वेश्चन अच्छे से ना समझ पाएँ। तो इसलिए अगर नेगेटिव क्वेश्चंस आते हैं तो जो नहीं होता है नहीं को अंडरलाइन कर लें, आई से यहाँ पे सर्कल कर लें, ताकि इस पर फोकस रहे कि ये क्वेश्चन में नहीं पूछा है, निगेटिव पूछा है। तो यहाँ पे प्रथम भाषा दूसरी भाषा के अधिगम में व्यवधान डालती है, ये बिल्कुल ये गलत है और यही सही है ये क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि जो प्रथम भाषा है वो दूसरी भाषा के अधिगम में कभी भी व्यवधान नहीं डालता है, वो समर्थन करता है और वो स्रोत के रूप में काम करता है, व्यवधान नहीं डालता है। तीसरा यहाँ पे है कि भाषा अधिगम अर्थ से शुरू होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। प्रथम भाषा द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्थन करता है, ये बिल्कुल ये भी सही है। तो यहाँ पे जो नहीं है, यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो ये प्रथम भाषा दूसरी भाषा के अधिगम में व्यवधान डालती है, यही जो है सही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेंड्स, थोड़ी सी इधर उधर करके क्वेश्चंस बन जाते हैं, लेकिन बनते तो ऐसे ही हैं और सीटेट ऐसे ही क्वेश्चंस पूछता भी है। दूसरा यहाँ पे है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो 2005 प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को अनुदेशन माध्यम बनाने की सिफारिश करता है। तो यहाँ पे मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा और 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कोई भी भाषा, और यहाँ पे है अंग्रेजी। तो सबसे पहले यहाँ पे जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो रूपरेखा है 2005 जो NCF है,
उसको प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को अनुदेशन माध्यम बनाने की सिफारिश करता है, तो मातृभाषा। यहाँ पे हमने बताया कि फ्रेंड जो मातृभाषा होती है वो मातृभाषा बहुत इम्पोर्टेंट होता है बच्चे के सीखने में, क्योंकि वो जब बच्चा एक कोरे कागज़ के समान रहता है बालक, और जब स्कूल में जाता है तो अपनी एक मातृभाषा ही लेकर के जाता है, और उसी के आधार पे हम बालक को NCF या RTE या फिर जो है NEP जो है हमें यही बताए हुए हैं, यही उसमें रूल है। फ्रेंड्स ये भी हम एक एक करके टॉपिक क्लियर करेंगे, इसके बारे में भी हम वीडियो बनाने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बेस्ट क्वेश्चंस ज़रूर बनते हैं। तो यहाँ पे मातृभाषा को ही इन्होंने समर्थन दिया है और मातृभाषा ही बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे है कि मातृभाषा जो हमारा पहला है यही हमारा सही होगा। तो फ्रेंड्स की आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि भाषा अर्जन क्या है। वह स्वतः जो प्राकृतिक है वो स्वतः अर्जित कर ली जाती है। जो भाषा अधिगम क्या है उसको हमें एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है, उसे टीचर, पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों की ज़रूरत पड़ती है, और हमें मेहनत करनी पड़ती है और विद्यालय की ज़रूरत पड़ती है। और जो हमारी मातृभाषा है वो हम अपने परिवार में रह करके सीखते हैं, आसपास पड़ोस में रह करके सीखते हैं। तो फ्रेंड्स ये आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अच्छा लगे हमारी वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इजी लर्निंग बाय चांदनी को। फ्रेंड्स हमें सपोर्ट करें ताकि हम मोटिवेट हो सकें और अच्छे से अच्छी वीडियो आप सभी के लिए ला सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।